तो थोड़ा दूसरे एंगल से देखना, लेट्स ट्राई, वी विल बी एबल टू डू इट। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे ना इमेज छोड़ो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इमेज छोड़ो, ये इमेज बन रही है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। भाई इस मिरर के लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा, तो ये चीज समझ में आती है। यस सर। अब सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही होंगी, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। इज इट ओके? यस सर। नाउ सी, जो भी लाइट रे आई वो इस मिरर की तरफ तो जाएगी, इस मिरर की तरफ कौन सी लाइट रे जा रही है? ये वाली, आप ये कहोगे। यस सर। लेकिन आप ये देखो, इस बार यहाँ पे जाने के लिए इस मिरर से उसे पास करना तो जरूरी है ना, तभी तो इसमें से निकलेगी। ये भी समझ में आई है नहीं? ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? इस मिरर के अंदर। ये चीज क्लियर है या नहीं? यस सर, उसमें तो दिख रहा है, पर सर इससे पहले जो बोला सर वो समझ नहीं आया। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को माने, इसको, इस इमेज को अगर मैं ऑब्जेक्ट मानता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आप देखो तो सिर्फ यहीं से दिख सकता है, यहाँ पे तो सब ब्लॉक है, यहाँ पे सब ब्लॉक है, इसको ऐसा लगा लो, यहाँ दीवार है एक तरीके की। क्यों? क्योंकि भाई इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देख पाओगे तो आप इसी एरिया में रह के देख पाओगे, इतने एरिया में, ऊपर वाले एरिया में। तो दिस मीन्स यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है जिसकी वजह से लाइट यहाँ से पास नहीं कर सकती। तो हेंस जो भी लाइट रे जाएगी वो या तो इसी डायरेक्शन में जा सकती है, इस वाले एरिया में, वही इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई देखने वाला है नहीं, मिरर के अंदर तो कोई घुस के देखने वाला नहीं है। ये ऑब्जेक्ट, ये वाली जो इमेज है वो सिर्फ इस एरिया, मतलब यहाँ से अगर मैं प्रॉपर बनाऊं तो इस एरिया में जो भी होगा वो इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, इस ऑब्जेक्ट को इस एरिया में, इस वाले एरिया में। सर डायग्राम थोड़ा वैसा मेसी सा हो गया। मैसेज तो हो गया है, इसको दूसरी तरफ होगा ना डायग्राम। ये लेट्स सी, सर जस्ट अ ये सेकंड, शेप वाला बंद कर दो ना ये। एक सेकंड बेटा। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज हमारे पास ये बन गई फॉर एग्जांपल, तो इस इमेज को देखने के लिए अगर हम देखना चाहते हैं तो मैं इस एरिया के अंदर ही रह के देख सकता हूँ। इसे, इससे भी थोड़ा ऊपर, ये लाइन थोड़ी नीचे बन गई है, इसको भी थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, नहीं तो फिर तो इमेज बनी जाएगी। हाँ, ये तो इसी एरिया में आप रह के देख सकते हो। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे इमेज थोड़ी दिख पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मिरर ही नहीं है। पहली चीज ये आपको समझ में आ रही है बेटा या नहीं, कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस इमेज को यहाँ पे खड़ा होकर नहीं देख सकता। बेटा दीप्तांशु, यस सर। क्या हुआ? हो गया? ज्यादा उल्टी बड़ी बातें बता रहा हूँ? सर मुझे ना एक इलेक्ट्रिसिटी में बस छोटा सा डाउट था, आप बता बेटा देंगे एक कुछ? मिनट रुक जा, दीप्तांशु का भी सर एक पर डाउट चल रहा है ना, एक मिनट रुको। सर हाँ पर बेटा। कल क्वेश्चन में ये सर ये तो नहीं था कि सर नीचे कोई ब्लॉक करने वाला है सर रील्स को, तो सर उसमें नहीं, कैसे पता नहीं चलेगा? नहीं, मैं बात बताता हूँ ना तुझे। जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो ब्लॉक ही तो कर, सुनो, जब मैं इस इमेज को देखूंगा, इस वाली इमेज को देखूंगा, तो मैं इस एरिया में ही देख सकता हूँ ना, ये चीज समझ में आती है यस या सर। नहीं? अब इसका मतलब है मैं यहाँ पे अगर रहूंगा तो इस इमेज को नहीं देख सकता, ये चीज क्लियर है? यस सर। तो क्या मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जो मुझे इसको देखने नहीं दे रहा? यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी तो एक ब्लॉक होगा जो इसे देखने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ मिरर नहीं है ना, क्योंकि इससे नीचे तो मैं देख ही नहीं सकता, ये मैंने अभी एंगल बनाया है वाला। तो इसका मतलब जो भी लाइट रे सर हम निकलेगी वो इसकी देख यहीं नहीं से निकलेगी। सकते। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इस ये जो ये वाली जो हमारी ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइट रे सारी ये मिरर सिर्फ हमारा इतना है, इसे कहते हैं हम, अगर हम आसान भाषा में कहें इसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। यस सर, वो एक टर्म समझ होती आ है गया। फील्ड ऑफ व्यू। हाँ, तो वो उसके अंदर ही देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं देख पाएंगे इस इमेज को। यस ठीक है? सर, पर क्वेश्चन में तो सर ये पूछा था कि सर हाउ मैनी इमेजेस फॉर्म, तो सर इमेजेस हाँ, तो इनफाइनाइट फॉर्म हो सकती है ना? नहीं 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 नहीं, तो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब ये वाली लाइट रे सारी इधर जाएंगी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब ये वाली लाइट रे सारी इधर जाएंगी तो इस मिरर पे तो कोई टकराएगी नहीं ना। ये वाला मिरर इस नीचे है ना, ये देखो, एक सेकंड उल्टा कर दिया। देखो ये वाला मिरर इस लाइन से तो नीचे है ना,
तो ये एक तरीके से ब्लॉक, ये जो ब्लॉकेज है इस लाइन को आगे नहीं आने देगी, या ये मिरर इतना सही है तो रिफ्लेक्ट होकर लाइन नहीं आएगी। ये जरा सा आगे और होता, मतलब ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी होता इतना भी, तो भी इनफाइनाइट बनती। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी लाइट रे होती जो इसमें टकरा के बनाती और फिर वो इनफाइनाइट बना देती। गेटिंग मी? ओके सर। थोड़ा सा भी इस लाइन से नीचे होता तो फिर लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके इनफाइनाइट इमेजेस बनाती। अभी लेकिन लाइट रे कोई जा ही नहीं रही है इस लाइन से नीचे, ये जो हमारा हॉरिजॉन है इससे नीचे कोई लाइट रे नहीं जा रही, तो इस वजह से हमारी कोई भी इमेज नहीं बन रही है। एक लाइट रे है जो हमारी नॉर्मल इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, बाकी सारी जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगी। और मैंने आपको बताया था इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रेज चाहिए होती हैं, रिमेम्बर? यस सर। तो वो भाई एक तो हमें मिल रही है, लेकिन वो दूसरी कहां से मिलेगी? इंपॉर्टेंट तो वो दूसरी वाली। क्लियर है अभी? यस सर। ओके। नाउ एक बच्चे का ये डाउट था, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी भेजा था। क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन एक जस्ट मैं एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन, हम ऊपर देख के लेते हैं। हो सकता है बेटा आप लोगों को आता हो या नहीं आता हो, जिसको नहीं आता हो एक बार देख ले। ये क्वेश्चन था, जस्ट अ सेकेंड। नाम उसका आई थिंक आर्यन था। आर्यन आप हो हैं अभी? आज आवाज ठीक चल रही है? यस सर। ओके। हाँ आर्यन, यही क्वेश्चन था कल आपका? हाँ सर यही था। हाँ तो बेटा एक्चुअली सभी ध्यान से सुने। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, कल आप मतलब मैंने कल जो बताया था वो एक्चुअली 3, 4, 5 के लिए बताया था। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर अभी हमें तो मैथ्स ही नहीं पढ़ाई गई है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊं? तो बेटा इसमें क्या होता है, बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। एक एंगल, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम कहते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जो इसके साथ वाला होता है वो बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। जो सबसे बड़ी लेंथ होती है इस ट्राइंगल की वो हाइपोटेन्यूज होगी। परपेंडिकुलर और बेस वेरी कर सकते हैं ना। इसके अंदर कुछ रेशियोज होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं। उनका मतलब क्या है कि अगर एक कोई ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल हैं, दोनों के अंदर अगर एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है दोनों के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ, इसी में शेप में मिल जाए मुझे। या ये रहे, एक हमारे पास ये रहा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखिएगा, छोटा कर, ओके। सभी को ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके बेटा आर्यन, ये आपके लिए और जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं आती, बेटा अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है तो मैं क्या कहूंगा, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसकी सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर, तो हम क्या कहेंगे P1 ये और P2 ये। सिमिलरली बेस ये तो B1 ये, बेस 2 तो B2 ये, और ये हाइपोटेन्यूज तो H1 ये और H2 ये। आई डोंट नो आप लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े हैं नहीं पढ़े? क्या पढ़े हैं आप लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स? यस सर। यस सर। ओके आर्यन, आपने पढ़े हैं बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स? आर्यन सर त्यागी या पाठक? आर्यन त्यागी। यस सर। बेटा आपने पढ़ रखे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स? हाँ सर थोड़ा बहुत आता है। चलो ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या था इस सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर, एक्चुअली क्या होता है कि 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। वही सेम चीज एक्चुअली हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि हम क्या कहते हैं, अगर ये एंगल देखो थीटा एंगल सेम है, 90 सेम है, तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाते हैं। तो सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगर P1 अपॉन P2 जो होगा वो बराबर या P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 विल बी इक्वल टू H1 अपॉन H2। ये इस तरीके से हम इक्वेट कर देते हैं। क्या ये समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स का बेसिक्स रहता है ना। अब इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं एक अगर मतलब हमने जो थोड़ा और ढंग से इस चीज को समझा तो मैंने क्या देखा कि ये जो रेशियोज होते हैं, अगर ये एंगल कांस्टेंट है तो ये जो रेशियो होते हैं P1 और P2 के, ये कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं आपको,
मान लो कि ये वाली साइड 2 है और ये वाली साइड भी 2 है, 45 डिग्री का एंगल है ये वाला, ये वाली साइड 2, ये वाली साइड 2, तो ये वाला जो हाइपोटेन्यूज होगा ये 2√2 हो जाता है। क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक? पाइथागोरस से हम 2√2 कर देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये 3 है और ये भी 3 है, तो सिमिलरली ये भी 3√2 हो जाएगा। ये 3 तो ये भी 3√2, क्योंकि ये 45 डिग्री, मैंने दोनों साइड बराबर लिए हैं इस टाइम। तो हमने क्या देखा कि जब मैंने परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड किया, परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड किया, तो 2/2 आया, जो कि आया 1। तो मैंने कहा अच्छा भाई 1 आया, लेकिन मैंने देखा 3/3 को भी जब मैंने डिवाइड किया तो भी 1 आया। मैंने कहा अच्छा यार ये तो कांस्टेंट आ रहा है दोनों के दोनों। बेटा एक सेकंड जरा ना होल्ड करना, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिएगा बेटा। हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, जस्ट अ सेकंड, राइट। तो मैंने क्या कहा, मैंने देखा कि दोनों जो रेशियोज हैं ये दोनों सेम हैं, तो दोनों के रेशियो 1:1 है, तो इसका मतलब क्या, अच्छा भाई दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो मैंने देखा दोनों के एंगल 45 है, ठीक है। तो हमने इसको ना इसको सिग्निफाई करने के लिए कि अब मैंने देखा कि कितने भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, सब में 45 डिग्री अगर एंगल ले लो तो सबके रेशियोज इस तरह से बराबर होते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पहला वाला ट्राइंगल, तो आप देखेंगे एक 2 है, एक 2/√2 है, तो ये आएगा 1/√2। सिमिलरली आप दूसरा वाला ट्राइंगल देखोगे तो उसमें आएगा 3/3√2, तो ये भी आया 1/√2। तो इस तरीके से मुझे पता लगा कि जो साइड्स के रेशियोज होते हैं, साइड की लेंथ के रेशियोज, ये कंसिस्टेंट होते हैं। क्या ये चीज समझ में आई है बेटा आर्यन? यस सर। तो अब इन साइड्स को, रेशियोज को हमने फिर एक कंसिस्टेंट कुछ वैल्यूज दे दी, जिसे हमने साइन थीटा कॉस थीटा कहा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अभी बेसिकली तुम्हारे यही काम किया और ज्यादा काम का साइन और कॉस ही है। तो साइन थीटा का बोला गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा का बोला गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एक तरीका हुआ। इसमें अब क्या होता है, थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, 0 पे अलग, 30 पे अलग, 45 पे, 60 पे और 90 पे। मैं पहले एक आध बार बता चुका हूँ, नहीं तो कभी और बताऊंगा, ये अभी इसका टाइम है नहीं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वैल्यूज होती हैं जो याद कर लेना तुम। साइन की 0 की वैल्यूज होती हैं, कॉस की वैल्यू होती है 10 की होती है। तो याद करने के लिए क्या करना है, 0 पे 0 होता है साइन, 30 पे 1/2 होता है, 40 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। कॉस का याद करने के लिए क्या करना है, इस पूरी वैल्यूज को उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे, ये 1 है तो यहाँ पे 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/√2 और ये 0। और 10 का निकालने के लिए साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, इसको डिवाइड करोगे 1/√3, ये 1√3 और नॉट डिफाइंड, खत्म। तो आपको एक्चुअली सिर्फ साइन की याद करनी है, बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था आपका कि भाई आपने तो सर 53 का बता दिया, 5, 3 और 4 का बता दिया, बाकियों का हम कैसे निकालें? तो इसमें होता क्या है बेटा, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया ट्राइंगल हमारा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, इसको 10 आई थिंक 5√2 दे रखा है। जो भी ये वाला क्वेश्चन है इसमें 5√2 दे रखा है। हाँ बेटा, 5√2 हाँ 5√2 दे रखा है, और ये 45 डिग्री दे रखा है। तो इसमें अब मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है और बेस की लेंथ निकालनी है। तो अब मैं देखता हूँ भाई, ये तो हाइपोटेन्यूज मुझे दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन है तो है साइन वाला। तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकालनी होती है, तो ध्यान से देखो, h यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं h साइन थीटा। तो हाइपोटेन्यूज की जो भी वैल्यू हो, जैसे 5√2 वैल्यू है, तो साइन थीटा 45, तो साइन 45 रख दो। अब साइन 45 की वैल्यू या तो याद कर लो, नहीं तो अभी के लिए टेबल से देख सकते हो, जो कि होती है 1/√2। √2 से √2 कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। अब इसमें ध्यान रखने इसके अलावा, उस टेबल के अलावा कोई एंगल हो? नहीं बेटे, टेबल के अलावा कोई और एंगल आपको नहीं मिलेगा। एक सर 37 डिग्री भी तो होता है, 53 अरे वो डिग्री तो और मैंने तुझे सिखा ही दिया ना, वो तो तुम्हें अभी मैंने, तो वो तो हाँ सर, कॉमन है। हाँ वो होता है, गलती हो गई मेरे से, 37 भी होता है बेटा, वो मैंने कल दिखा दिया था आपको, ठीक है।
सर उसके अलावा कोई एंगल नहीं देगा नहीं, ना? और कोई नहीं आता बेटा, और कोई नहीं आता, और थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो तुम्हारे इस लेवल पे अभी नहीं आएंगे, और वो कभी नहीं आते एक्चुअली, वो मैथमेटिक्स में आते हैं, फिजिक्स में नहीं आते। ओके सर। ठीक है। सर एनटीएससी में भी ये तीन ही इनका ही आएगा हाँ बस? बेटा यही आएगा, यही आएगा, एनटीएससी में भी यही आएगा। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी। डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वाली जो लाइन है इस पे एरो यहाँ दे रखा है इस तरीके से, तो इसका मतलब है एक डायरेक्शन इधर है और दूसरी डायरेक्शन इधर है। क्या ये चीज समझ में आती है सभी को? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। सिमिलरली अगर मैं एक और चीज कहूं कि अगर मैंने एक और ये बना लिया, अब एक यहाँ पे एरो दे दिया, तो यहाँ पे एरो देने का मतलब होता है एक यहाँ पे आएगा और एक इस तरफ आएगा। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। हेलो। ओके, अरे सभी हैं यहाँ पे, भाग तो नहीं गए सभी? यस सर। ओके ओके। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए देखिए देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये एरो इधर है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, बस इसमें ये चीजें ध्यान रखना। सिमिलरली अगर एक इस डायरेक्शन में एरो होगी, तो जो इसके कंपोनेंट होंगे वो एक इधर होगा एक नीचे होगा, बस हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, और कंपोनेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना। ये सभी को इतनी चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। Okay. यस सर। जिसको अब अगर मैं इस वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, ताकि थोड़ी चीजें क्लियर रहें। जस्ट अ सेकेंड, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को ले लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये 10 है, तो ये वाला एक कंपोनेंट यहाँ पे थोड़ा थिक ले लेता हूँ इसको, तो एक कंपोनेंट हमारा इधर होगा और एक कंपोनेंट हमारा ऊपर की तरफ होगा। सिमिलरली एक यहाँ पे देखता हूँ, तो एक कंपोनेंट हमारा ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। क्या सभी को ये वाली चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। हो क्या रहा है ये? बेटा हो सकता है पीसी बंद हो जाए मेरा, अभी से लाइट गई हुई है और एंड दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अगर अगर लाइट चली जाती है, मतलब अगर पीसी बंद हो जाता है, मेरा नेटवर्क खत्म हो जाता है, तो 5-7 मिनट वेट करिएगा आप लोग, ठीक है? मैं आ जाऊंगा Yes, 5-7 sir. मिनट में। अगर खत्म होता है तो, अभी तो चल रहा है वैसे, इसमें कुछ हरकतें कर रहा था, अब बंद कर दी इसने। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, तो सिमिलरली अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये 10 है, तो हमें पता है ये वाला 8 होगा और ये वाला 6 होगा। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। सिमिलरली ये 45 है, ये 5√2 है, तो हमें सीधा सीधा पता है ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। यस सर। नाउ अब मैं कह सकता हूँ जो जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में होती है वही सेम y के पास आ जाती है, या हम कहें जो डायरेक्शन। चालू 5 कैसा है प्लीज? बेटा 5√2 है ना ये वाला, अभी मैंने पीछे यही तो बताया था, बगल में ये वाला जो बनाया था अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले, जो ये साइन थीटा कॉस थीटा करके जो बनाया था, ये वाली चीज, ये यही तो बताई थी ये वाली। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, जस्ट अ सेकंड। राइट, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में, क्या मैं कह सकता हूँ ये y डायरेक्शन में 8 हो जाएगी डायरेक्टली, कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी। सभी को ये चीज क्लियर है? बेटा व्हाट आई डू इज आई जस्ट आई कम बैक। मैं 5 मिनट के लिए जरा जाता हूँ, मैं दोबारा ना लैपटॉप से एक्चुअली लॉग इन करता हूँ। आई थिंक यहाँ पे इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी। ठीक है? Okay, sir. Is it okay for everyone? Yes, sir. दिक्कत दे रहा है। Yes, sir. Okay, okay, I'll just see. Okay. सर आप म्यूटेड हो।
हेलो। Yes, sir. यस सर। हाँ बेटा, अभी तो प्रॉब्लम चल रही है, बाकी अगर चला गया ना तो तभी देखते हैं अभी बंद, क्योंकि उसमें काफी काम करना पड़ेगा, 10 मिनट लग जाएंगे। Okay, बेसिक sir. चीजें तो कर ली हैं, बाकी देखते हैं। चलो अभी पहले ये शुरू करते हैं, अगर बंद हो गया तो तब की तब देखेंगे। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। सो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज, हाँ तो ये हमारा अगर 8 मीटर पर सेकंड है तो सेकंड आल्सो वुड बी 8 मीटर पर सेकंड। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we'll see कि this is 6 meter per second, now this is 5. So velocity of image is plus velocity of object is equal to twice of velocity of mirror. So mirror would be in negative. So can I write 2 into minus 5? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Similarly, sir. velocity of image plus Yes, sir. velocity of object is plus 6. So this would be minus 10, plus would go on the other side, it would be minus 6 and it would be minus 16 meter per second. सर उसमें तो 16 दे रखा है, मैग्नीट्यूड तो- दे रखा है सर। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है बेटा। सर ऊपर तो लिखा हुआ ही नहीं है, मॉड वैल्यू देनी है। हाँ बेटा कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है ना -16 का। ऐसा अगर बहुत सारे प्लस क्वेश्चन माइनस है ऐसे सर। नहीं, अगर ऐसे में अगर क्या हो ना, अगर प्लस माइनस 16 हो तो आपको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अगर 16 ही ऑप्शन है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सर हम मिरर की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे तो 16 आ जाएगा ना। हाँ सर, इसको तो वैसे भी ले क्वेश्चन में सकते तो- हो, ठीक है। सर, क्वेश्चन में तो अलोंग एक्स एक्सिस लिखा हुआ था ना। नहीं, अलोंग एक्स एक्सिस तो हम वो हमारे ऊपर है ना कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव कौन सा माने बेटा। अगर ग्राउंड एंड वाई एक्सिस होता तब कैसे करते? ग्राउंड इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस में तो बेटा 8 हो गया ना। जैसे वाई एक्सिस की चेंज नहीं होती, वाई एक्सिस में तो वही है ना, तो 8 ही रहेगा। यस सर। ठीक है, सर एक बार वो वैल्यूज दिखा देंगे जो आपने पहले लिखाई थी। पहले कौन सी वाली? और वो रेशियो वाली Trigonometric। अच्छा ये वाली कह रहे हो? यस सर। सर बस 0, 30, 45 इन सब की जरूरत होती है। हाँ बेटा जनरली इन्हीं की जरूरत होती है बस। बाकी जब आप मैथ्स के अंदर करोगे तो बहुत चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन जनरली आपकी यही वैल्यू से काम चल जाता है। जैसे मैथ्स वाला तो सर 4 से 5% ही आता है जेई। मतलब अगर इसका क्या मतलब अगर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की ही हम बात करें स्पेसिफिक होके, उस चैप्टर में से हाँ, क्वेश्चन हाँ, सिर्फ 4 हाँ, से हाँ, 5% हाँ। आते हैं। बिल्कुल वो ठीक है, मतलब उसमें से 1-2 सवाल ही आएंगे, लेकिन ठीक है उसके लिए आना सब कुछ चाहिए, वो तभी हो पाते हैं, वैसे वो नहीं। सर। हाँ बेटा बोले। सर डेविएशन ड्यू टू रोटेशन में सर जो हाँ। रिफ्लेक्टेड एंगल मूव करता है वो सर 2-3 टाई मूव करता है या फिर सर एंगल पे वो डिपेंड करता है? नहीं वो 2-3 टाई डेविएट करता है बेटा, वो 2-3 टाई ही डेविएट करता है। लेकिन वो सिलेबस में एक्चुअली वो मैं कराने लगा ना तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था अभी टॉपिक को, एक्चुअली क्वेश्चंस में लेकिन आ गया। लिख लिया। ओके हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने डाल रखा था एक्चुअली। ओके एक्चुअली क्वेश्चन मैंने ये डाल रखा था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इतनी सारी चीजें कराने लगा ना तो अब टाइम नहीं, उससे सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो आई थॉट कि भाई उसे रोक के पहले और चीजें करा देते हैं, एक्चुअली इस वजह से था बस। मतलब ये वाली चीजें हम बाद में कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बहुत चीजें हैं जो करा जा सकता है। तो मैं अभी हाँ बेटा। सर एक बार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का भी बता दीजिए। ग्राउंड बेटा ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो हो रहा है, ये जितनी भी चीजें हैं सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। सर जैसे 7th नंबर क्वेश्चन है वो वाला कैसे होगा? एक सेकंड रुको। तो इसमें स्पीड निकाल लेंगे बेटा, इसमें फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज निकालनी है, तो स्पीड निकालनी है तो इमेज की दोनों पहले कंपोनेंट निकाल लो। जैसे यहाँ पे ये 10 है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा 8, ये नहीं 8 नहीं सॉरी 6, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे तो 5 दे ही रखा है, तो हमारा ये कंपोनेंट तो डायरेक्टली 6 आ गया। ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब क्या हुआ, ये वाला है -5, तो -5 × 2 और ये 8 है तो उधर जाके -8 हो जाएगा, तो -18 आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट -18 मतलब यहाँ पे ये 18 इस डायरेक्शन में हमारा। सर इसमें ऑलरेडी वेलोसिटी दे दी है मिरर की, तो हमें वो सर इसमें आंसर दे रहे हैं तो सर शायद से इसमें 6√10 आ रहा है आंसर, मतलब उसमें दे रहा है वो। यस सर 6√10। यस सर वो कह रहा है 6√10 है।
सर Yes, वैसे तो sir. 6 रूट 10 भी 18 के ही आसपास है, 8 रूट 5 भी 18 के ही आसपास है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। लगता है कंप्यूटर ने धोखा दे दिया। फाइव मिनट्स वेट कर। वैसे इसका आंसर क्या आ रहा है? सर ने लेफ्ट कर दी मुझे। सर को थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। आज तो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होगा ना? हाँ स्फेरिकल लेंस। जब आई एंटर्ड द मीटिंग, सभी को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है। Let me open the actually light
आने पे तो मतलब जाने पे तो कुछ नहीं हुआ था, आने पे मतलब बंद हो गया, जैसी लाइट आई किसी का। ओके सो अभी हम सर ऐसा कैसे हुआ सर? रिवर्स पता नहीं इंजीनियरिंग। बेटा, हाँ पता नहीं बेटा, क्या बोलूँ मैं, पिछली बार भी ऐसे ही बंद हुआ। आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट दिस, लेकिन देखते हैं, चलो इसका कुछ जुगाड़ करेंगे। हाँ तो अभी हम कहाँ थे? हम थे उस वाले क्वेश्चन पे, तो हम ये क्वेश्चन नहीं, ये वाला हो गया था। ये तो हाँ ये वाला था। जस्ट तो ये था क्वेश्चन हमारा। तो हम क्या कह रहे थे, हमने देखा था कि ये वाला हमारा 6 है, ये वाला 8 है। तो आप प्रेजेंट करो। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके शेयर समझ गया। अरे ठीक है समझ गया, एक ही बार बताया, ठीक है। एक सेकंड रुको, पहले मैंने निकाल लिया था इसीलिए ये हो गया ये शेयर। तो हाँ मैं क्या कहता था, ये 10 था, ये हमारा 6 आया था, ये 8 आया था। फिर हमने देखा तो -18 आ गया था हमारी एक्स की वेलोसिटी, ठीक है, वाई में हमारा। तो ये हमारा 6 और ये हमारा 18। तो इसकी जो नेट स्पीड आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगी। और कैसे निकालेंगे? तो 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। सभी को याद है ये वाली चीज, कल कराएंगे। यस सर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो अब 18 का स्क्वायर Yes, कितना sir. होता है? 324 और 36 ये होता है 36। सर रूट 360 आ गया। तो 360 आ गया और 6 रूट 10 हो गया। सही चीज क्लियर है सभी को? सर ये क्या किया आपने? 6 रूट 10 हो गया ना बेटा। 36 को हम रूट 6 लिख सकते हैं ना। नो सर, ये एकदम से आपने v इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस तो ये 18 स्पीड निकालने का मैंने बताया नहीं था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। एक इधर 6 है और एक इधर 6 है, तो हमारा नेट यहाँ पे निकालने के लिए जो हम ट्राइंगल बनाते थे, जैसे 3 इधर गया 4 इधर गया, तो नेट इधर 5 जाता था। ये वाला निकालने को बोल रहे हो कंपोनेंट? हाँ बेटा, स्पीड निकालने को बोल रहे हैं एक्चुअली। कंपोनेंट नहीं, 2 कंपोनेंट से एक्चुअली ये मेन वेक्टर होता है, वेक्टर के ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी हम जो एक्स और वाई में निकाल रहे हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये हमारा एक्चुअल वेक्टर है। हाँ तो सर एक्चुअल वेक्टर निकालने को बोल रहे हैं। हाँ स्पीड एक्चुअली। सर पाइथागोरस थ्योरम ही है ना, इन द अदर वर्ड। हाँ बेटा, अभी तुम्हारे लेवल पे अभी के लिए लगा लो पाइथागोरस। कल मैंने एक्चुअली बताया था, लेकिन जाने दो, पाइथागोरस ही लगा रहे हैं यहाँ पे। यस सर, आपने बताया था, वो भी याद है। हाँ तो एक्चुअली वो है, पाइथागोरस नहीं होती। पाइथागोरस ठीक है, एक तरीके से लग जाती है, लेकिन वो आता बैकग्राउंड में उसके। सर ये स्पीड में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे? इसमें बेटा स्पीड में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ बेटा, स्पीड में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्फेरिकल में स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, ठीक sir. है, यस सर। ओके। सर चलो ये पता चल गया, वरना मिसकंसेप्शन में आगे बढ़ जाता। अच्छा, क्या नहीं पता था? अच्छा वो कंपोनेंट निकालना, मैं तो एक्स कंपोनेंट निकाल के खुश हो रहा था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक हमारा हो गया है। ये वाला मैं अभी छोड़ रहा हूँ टॉपिक, या बाद में करेंगे हम। लिख लो कोई, बाद में जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये वाला टॉपिक को याद दिला देना, मैं करवा दूंगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर इंक्लाइंड सर 360 अपॉन थीटा हो जाएगा सर इसमें तो। जनरल टॉपिक पे आ जाते हैं यहाँ पे। चलो, अब हमारे पास क्या होता है बेटा, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं हमारे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ये होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स में हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होते हैं कॉनकेव मिरर। दोनों एक्चुअली पार्ट होते हैं बड़े से स्फेरिकल सर्कल के, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर एक केव सी बनती है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट में एक छोटी सी केव बन रही है। ध्यान से देखें, ये हमारा कर्व्ड पाथ है, हमारी जो सिलिंडर है वो आउटर साइड पे है। तो अगर कोई लाइन आएगी तो वो इधर से इस तरीके से ऐसे आएगी, तो केव के अंदर जा रही है वो इस तरीके से। अगर आप देखें, क्या सभी को वाली चीज समझ में आती है? यस सर। इसलिए मतलब याद रखने के लिए जस्ट कि इसको कनकेव कहते हैं।
और कनकेव से अपोजिट वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके अंदर जो केव के अंदर वाली है वहां पे सिल्वरिंग हो रखी है, तो जो आएगा वो इस कर्व सरफेस पे कॉन्वेक्स। तो इसको हम कॉन्वेक्स कहेंगे। आई थिंक ये बेसिक चीज है जो सबको याद रहनी चाहिए। तो हेंस क्या कह रहा हूँ मैं कि ये वाला पार्ट तो होगा कॉनकेव और ये वाला पार्ट होता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर ये वाले होंगे जिसमें अंदर की तरफ होगी और इसमें बाहर की तरफ होगी, अंदर वाले पार्ट में टकराएगी तो उसे हम कॉन्केव मिरर कहेंगे। अब कोई भी मिरर होता है उसका एक सेंटर होगा, क्योंकि कर्व्ड मिरर है तो उसका एक सेंटर जरूर होगा। तो ये सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जनरली आप इसको कैपिटल सी के नाम से जानते हैं। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक होता है पोल। हम मिरर पे पोल को कहीं भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। ऐसा नहीं होता कि सेंटर पे लेना है, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा कि वो कहाँ लिया जा सकता है। जनरली इट इज टेकन एट ऑन द सेंटर ऑफ द मिरर, बट इट कैन बी टेकन एनीवेयर। सो दिस इज अ पोल। सेकंड, ये वाली लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस लाइन कौन सी होती है? जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो द लाइन which joins pole and center of curvature is termed as principal axis. Please write this. The line which joins pole with center of curvature is termed as principal axis. सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, प्लीज थोड़ा मैं increase- बहुत आराम से बोल रहा था, जब प्लीज बोलने लग जाऊंगा भी एक ही चीज को दोबारा रिपीट कर रहा था, इसलिए शायद धीरे बोल रहा था। ओके ठीक सर। आ रही होगी ना? अभी ठीक आ रही है ना बेटा? सर पहले से अजीब सी हो गई थोड़ी। एक सेकंड रुको, अब थोड़ा और अच्छी आएगी, वो पीछे चला गया था माइक। यस सर। अब ठीक है। यस सर, क्लियर है एकदम। ओके अब क्लियर। ओके बेटा, तो ये सभी ने लिख लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। तो Yes, अब हम सर इसके एक मिनट दे दो, मैंने लिखा। एक मिनट, ये लो बेटा, एक मिनट तो ये लो। सर इसमें फोकस भी तो आएगा। अभी बेटा फोकस की करेंगे बात, क्यों परेशान हो रहा है? अभी रुक जा, करेंगे, सब बात करेंगे। ओके, ध्यान से देखें अभी सब। तो अब कर्व्ड चाहे हमारा राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, अगर हमारा बाहर की तरफ सिल्वरिंग होगी तो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे? अभी मैंने बता दिया आपको, कॉनकेव। अब ऐसा नहीं है कि अब मैंने ऊपर की तरफ अगर इस डायरेक्शन में बना दिया तो कॉनकेव आपको हमेशा इसी डायरेक्शन में बनाना, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। सभी को वाली चीज क्लियर है? यस So सर। this is the concave mirror. यस सर। Similarly, this is convex mirror. This is convex mirror. These two are convex mirrors. Can we move forward? दोनों बना लिए आपने डायग्राम? यस सर। यस सर। Okay. I'm moving forward. पीछे से माइक बंद कर लो, जहां से भी शोर लगे आप लोगों को अपनी तरफ से, तो प्लीज माइक बंद कर लिया करें। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिएगा। एक चीज और बनाई थी मैंने, वो कहाँ चली गई? हाँ नीचे है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए, ये पूरा हमारा स्फेरिकल मिरर है। एक वर्ड आता है रेडियस ऑफ अपर्चर। जनरली 10th क्लास में तो यूज नहीं होता, लेकिन ठीक है, कभी कभार आपको ओलंपियाड में सुनने को मिलता है। रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है? ये जो आर है, एक्चुअली ये आर ना, ये वाला आर है। सभी को ये लाइन दिख रही है ब्लैक वाली जो भी मैंने बनाई? यस सर, दिख रही है। यस सर। इट इज दिस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या है कि एक स्फेरिकल को अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन से काट लेते हैं
तो वो काटते हुए कुछ ऐसा एरिया देगा, ये वाला पार्ट जो हमारा ये वाला साइड है, ठीक है। तो इस वाले साइड को हम कहते हैं, इस वाले साइड, अब ये देखो ये वाली जो आर है ये रेडियस ऑफ अपर्चर है, और जितने सेक्शन से हम काटेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको यहां से काटा तो आप देखेंगे कि रेडियस ऑफ अपर्चर बड़ा हो जाएगा, तो उससे होगा क्या, मिरर बड़ा हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ अपर्चर एक्चुअली हमें आइडिया देता है कि मिरर कितना बड़ा है। सर वो एम्बेडेड फिगर आपने जो बनाई है वो क्या है अंदर? एम्बेडेड ये वाली बेटा अगर किसी को काटोगे तो वो सर्कुलर कटेगा ना एक साइड से। जब एक स्फीयर, एक बॉल को काटोगे, एक रबड़ की बॉल ले लेना 5-10 रुपए वाली, और उसको ना कैंची से या चाकू से काट के देखना इस तरीके से, तो देखो एक तरफ से देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा। यस सर। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है ना बेटा? या उसको भी छोड़ो, सेब वेब को ले लो, सेब को काट के देख लेना, वो ऐसा ही कुछ दिखता है। अगर थोड़ा स्फेरिकल मान लोगे सेब को तो वैसे तो नहीं होता। यस सर, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? रेडियस ऑफ अपर्चर समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा फोकस के ऊपर। मिरर ही होगा ना? क्या बेटा? नहीं, रेडियस ऑफ मिरर क्यों होगा? रेडियस ऑफ मिरर तो हमारा ये वाला है, रेडियस ऑफ मिरर तो हमारा ये वाला है, ये तो छोटी लेंथ है। ये तो डिपेंड करेगी कि यहाँ पे किस सेक्शन से काटा हुआ है, इस सेक्शन से काटा है या इस सेक्शन से काटा है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा ना बेटा। यस सर। यहाँ पे रेडियस तो ये बनेगा, ये वाला रेडियस होगा, ये वाला रेडियस होगा, यहाँ पे रेडियस ये वाला होगा, तो इट डिपेंड्स, इट वेरी, राइट। सर तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होगा उसकी रेडियस को रेडियस ऑफ अपर्चर कहते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होगा उसकी रेडियस को रेडियस ऑफ अपर्चर नहीं कहते। जिस क्रॉस सेक्शन से मैंने काटा है उस क्रॉस सेक्शन का एक रेडियस हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, रेडियस ऑफ अपर्चर देगा, सॉरी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ना बेटा अभी तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो मैंने बात ही नहीं करी है। अभी तो मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि भाई मिरर कहाँ पे है, कितना मिरर है, बड़ा है छोटा है। अभी तो मैं रिफ्लेक्शन के ऊपर बात ही नहीं करी है। अभी रिफ्लेक्शन होगी इस मिरर से, ऐसा वो तो मतलब मैं मना ही नहीं कर रहा। हमारी अगर यहाँ पे से कोटिंग है ये वाली तो भाई रिफ्लेक्शन तो होगी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि लाइट अंदर जाएगी वो ठीक है, लेकिन कितना बड़ा मिरर होगा अभी मैं वो बात कर रहा हूँ। ये चीज क्लियर है सभी को या नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। बना लिया है सभी ने? यस सर। यस सर। एक सेकंड सर। यस सर। सर बना लिया। एक बच्चे ने कहा है शायद 1 सेकंड दे दें। बेटा एक बार जल्दी से बना लो जिसने नहीं बनाया। सर जो आपने ब्लैक शेड किया है वो रेडियस ऑफ अपर्चर है ना? बेटा रुक जाओ, वो पूरा एरिया है बेटा। रेडियस ऑफ अपर्चर तो एक स्मॉल सी लाइन है। जैसे अगर मैंने इस क्रॉस सेक्शन से काटा तो ये जो मिरर होगा वो करीबन इतना बड़ा होगा, तो ये रेडियस है यहां तक। जो मैंने शेड किया है ये तो पूरा एरिया होगा, ये तो एरिया शेड किया है ना। ओके सर। हो गया सर? हो गया, सर ओके। एक मिनट बस वो लिखने दो, रेडियस ऑफ अपर्चर। लिख लो आराम से लिख लो। सर जब अपर्चर लेंगे तो हम 2R लेंगे। हाँ, अपर्चर तो पूरा साइज एक्चुअली जस्ट शो ऑफ करने के लिए, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं डायमीटर लोगे तो उसका वो लोगे, क्योंकि ये तो पूरा सर्कल ही होगा ना, ये वाला पार्ट तो पूरा सर्कल ही होगा। पीछे से वो कर्व्ड होगा वो अलग बात है, लेकिन ये पूरा सर्कल होगा। ओके सर। तो इसका एरिया लोगे आप, रेडियस नहीं लोगे, इसका एरिया लोगे जो पाई आर स्क्वायर आप बताओगे। ठीक है, इज इट ओके? आगे बढ़े सर। यस सर। हाँ बेटा। सर जब हम अपने स्फेरिकल मिरर को बड़ा करते रहेंगे तो सर ऐसा कभी ना कभी तो होगा ना सर कि रेडियस ऑफ अपर्चर। हाँ बिल्कुल होगा बेटा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब सेंटर से काट लोगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ओके। मतलब कैसे डायमीटर ही कहते हैं ना अपर्चर को? कैसे डायमीटर बेटा, कैसे कह रहे हो? डायमीटर कैसे कह देंगे उसको? अपर्चर तो रेडियस है, मैंने बोला तो सही, इस वाले पार्ट का रेडियस है, अभी तो बोला था। जो पूरा पार्ट है नीचे तक, तो नीचे तक है, लेकिन रेडियस ऑफ अपर्चर तो इसी चीज को कहते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को बेटा। ओके सर।
जैसे अगर पूरा सर्कल है तो रेडियस तो एक लाइन, ये वाली लाइन है जो डॉटेड या ये वाली काली वाली, इसी को तो कहेगा रेडियस, या पूरे डायमीटर को रेडियस कह देगा। क्लियर है या नहीं बेटा? यस सर क्लियर है। ओके ओके, नाउ मैंने क्या किया, एक कनकेव मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर, और इस पे एक मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन डाली है, और ये हमारा कनकेव मिरर है। अच्छा, कनकेव मिरर के अंदर कुछ चीजें हैं जो मुझे शायद पहले एक बार बता देनी चाहिए ताकि आप लोगों को चीजें कुछ क्लियर रहें। जस्ट एक सेकंड रुकें। तो इसमें होता क्या है कि अगर ये हमारी चलो हो गया, ये हमारा कनकेव मिरर, एक्चुअली इसमें कर्व मैं प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी कुछ नहीं दे रखा है। सॉरी फॉर दीज इमेजेस अगर थोड़ी प्रॉपर नहीं है तो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस का अगर मैं कहता हूँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, तो सर्कुलर की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सर्कल इस सेंटर से इसके ऊपर कोई भी लाइन डालता है तो वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है सर्कल के ऊपर। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, मैं दोबारा बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं इसके अंदर, जस्ट अ सेक, इसी के अंदर बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई लाइन सेंटर से पास होगी, ये वाली लाइन अगर कोई भी लाइन में सेंटर से किसी भी पॉइंट पे डालता हूं सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, तो ये जो लाइन होगी अगर मैं इस पॉइंट को जूम करूं जहां पे कांटेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट को मैं जूम करता हूं इस तरीके से, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक छोटी सी लाइन बन जाएगी, तो वो लाइन इससे परपेंडिकुलर होगी। ये 90 डिग्री होता है हमेशा। क्या ये चीज सबको समझ में आई है या नहीं? यस सर। यस सर। इसको मैं जितना जूम करता जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि ये एक्चुअली एक लाइन है और ये इसके ऊपर 90 डिग्री है। क्या सभी को क्लियर है? बन जाए। हाँ, क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर तो क्लियर। सर्कल के यस ऊपर सर। सेंटर से अगर आप कोई भी लाइन डालोगे तो वो 90 डिग्री होगी। चलो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं इस पे रिलेट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो कहाँ गया, मैंने नीचे नहीं बनाया था क्या? हाँ ये रहा ना, यही तो है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री होगा। तो अब ध्यान से सुनना, अगर ये एक प्लेन मिरर होता, प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री पे हिट करती है तो क्या एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाती है पीछे की तरफ? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं कर्व्ड, एक सेकंड रुकना, मैं इसको जरा कॉपी और करके अलग पेस्ट कर लेता हूँ, इसी को यूज कर लेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अब इसको अगर मैं देखता हूं तो अगर ये एक लाइट रे होती तो क्या इसी से टकरा के वापस पीछे की तरफ चली जाती? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हमारी ये वाली हो गई, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखो। अब मैंने क्या कहा भाई, अब कोई भी लाइन किसी से टकराई, मान लो ये हमारी कोई भी लाइन थी, ये ऐसे थी, लाइट रे आई और इससे टकरा गई इस तरीके से। तो होता क्या है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मुझे जब भी मैं एक प्लेन मिरर लेता था तो एक लाइट टकराती थी, तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल डालता था उस सरफेस के ऊपर, और वो नॉर्मल डालने के बाद मैं उसका पहले एंगल कैलकुलेट करता था, ये एंगल आई है, और फिर सेम एंगल में कैलकुलेट करके एक और लाइन खींचता था और मैं कहता था भाई ये एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। क्या सभी को ये चीज याद है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं स्फेरिकल के अंदर देखता हूं तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो 90 डिग्री पे होगी। इसका मतलब वो लाइन जो होगी वो नॉर्मल होगी। ये सभी कुछ चीज क्लियर है? यस सर। इसका मतलब कोई भी और लाइन होगी तो वो हमेशा नॉर्मल से हम एंगल आई निकालेंगे। ये सभी को क्लियर है? यस सर। पॉइंट दोबारा समझा दीजिए, नॉर्मल वाला। ओके, मैं क्या कह रहा था बेटा, अगर हम कहते हैं प्लेन मिरर के अंदर कि एक नॉर्मल खींचता हूं, तो उस नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि वो इस सरफेस से 90 डिग्री पे है। यस सर। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि अगर मुझे स्फेरिकल में देखना है कि कोई ऐसी लाइन हो जो नॉर्मल हो सरफेस पे, तो क्या वो लाइन वही होगी जो सेंटर से पास करेगी? यस सर। इसका मतलब किसी भी, अगर मुझे देखो कोई भी लाइट रे प्लेन मिरर्स में मतलब अगर गिरती है तो उससे मैं नॉर्मल खींचता हूं और उससे एंगल कैलकुलेट करता हूं, तो क्या सेम मुझे इस पे भी करना पड़ेगा? जहां भी लाइट रे गिरेगी वहां से नॉर्मल खींचूंगा, नॉर्मल वही होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा,
और वहां से मैं एंगल आई निकालूंगा और फिर उसके बाद मैं एंगल आर निकालूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा। क्या ये मैं कर सकता हूँ? यस सर। और मैं कहूंगा कि एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। सर ओके, अब ध्यान से सुनना। इसमें मैंने एक चीज कॉपी कर, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बनाए। ध्यान से सुनिएगा सभी। अब मैं दोबारा एक और मिरर ले रहा हूँ, मैं दोबारा एक और मिरर ले रहा हूँ। इसमें अब मैंने क्या किया, जो लाइट रे है, जो लाइट रे है वो मैं इस पोल से ही, पोल पे स्ट्राइक कर रही है डायरेक्टली, वो इस पोल पे स्ट्राइक कर रही है। ध्यान से देखिएगा, अगर लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगी वो भी डायरेक्टली ये रेड वाली लाइन ही हो जाएगी इटसेल्फ। यस सर। क्योंकि यही पास कर सकती है। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर हो जाएगा। क्या किसी को इसमें डाउट, दिक्कत है? नो सर। इसका मतलब इस वाले मिरर, इसका मतलब स्फेरिकल मिरर्स के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जिससे टकर, जो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है। क्योंकि ये पॉइंट, अगर देखो प्लेन मिरर में भी ये पॉइंट होता है और स्फेरिकल मिरर्स में भी यही पॉइंट है। क्योंकि प्लेन मिरर्स में तो एक्चुअली जहां भी करोगे वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इसी तरीके से दिखाएगा, लेकिन स्फेरिकल मिरर में कोई अगर ऐसा पॉइंट होता है जो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है, दैट इज दिस पोल। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? मतलब ये पोल एक नॉर्मल भी है? नहीं, पोल एक नॉर्मल नहीं है। पोल एक ऐसा पॉइंट है जो, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये स्फेरिकल मिरर है या प्लेन मिरर है। सर ऊपर वाले केस में भी कैसे हुआ था सर? बट सर पहले नहीं, वाले केस में भी नॉर्मल वो 90 नहीं डिग्री बेटा, पहले वाले में देखो, अगर यहाँ पे एक प्लेन मिरर होता तो ये एज इट इज पीछे चली जाती लाइट रे। अगर यहाँ पे नॉर्मल की ये वाला मिरर की जगह प्लेन मिरर होता तो लाइट रे इधर आती और एज इट इज वापस चली जाती। लेकिन इस वाले केस में देखो, अगर प्लेन मिरर होता तो भी लाइट रे इधर ही जाती। ये चीज समझ में आई, डिफरेंस दोनों में? यस सर इस टेक्निक वाले केस में सर मतलब जो प्रिंसिपल एक्सेस होगा सर वो यही होगा ना? हाँ, वही नॉर्मल होगा, वही नॉर्मल होगा, राइट। यस सर। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? अभी आप रूल बता रहे हो, ये कॉन्वेक्स मिरर पे भी अप्लाई होंगे? हाँ बेटा, सब पे अप्लाई होगा ये, दोनों पे, दोनों पे। तो हमारे ये तीनों चारों प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। तो चलो, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर होता है ना? हाँ बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ जी, मिरर के परपेंडिकुलर, क्योंकि बेटा प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। यस सर। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। अब इसका मतलब कोई लाइट रे इधर आई और नॉर्मल से एंगल आई बना रही है। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, अब देखो, अपनी सीट की पेटी बांध लेना, थोड़ा हम उड़ने वाले हैं तो ध्यान रखना, थोड़ा उड़ मत जाना पूरा। ओके, तो क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती है कि ये एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा? क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, सभी को अगर मैं बोलूं ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा? क्या इसमें किसी को दिक्कत है? यस सर। यस सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर। यस सर। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर, बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूं इस पॉइंट से, जस्ट अ सेकंड, ये एक मेरा एक पॉइंट हो गया है और मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली इस तरीके से, परपेंडिकुलर, ये कुछ इधर आएगा। क्या ये भी मैं कर सकता हूं? यस सर। अच्छा, एक चीज और कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां तक, ये मैं इस डिस्टेंस को क्या मैं लिख सकता हूं? आर। यस सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट। सिमिलरली क्या मैं इस वाले डिस्टेंस को भी लिख सकता हूं यहाँ सेंटर तक आर? इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए? नो सर, नो डाउट। नो सर। ओके, राइट। अच्छा, अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एक्चुअली ये एंगल आर भी एक्चुअली एंगल आई ही है। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना? नो सर, नो डाउट। नो सर। ओके, सर जो ऊपर अच्छा, लाइन देखो। बनाई है रेडियस, तो स्लांटिंग क्यों बनाई है? बेटा स्लांटिंग, क्योंकि रेडियस तो कैसे भी होगा वो आर ही होगा ना। यस सर। क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। ओके,
मैं थोड़ा फिर भी इसको ऊपर बना देता हूँ ताकि अगर ये जाए तो जा नहीं रही, लेकिन चली गई, चलो भला हो इसको। 1 सेकंड रुक जाओ, सर ये बेचारा रेडियस जा नहीं रहा। हाँ जा रहा है, अब जा रहा है। हाँ आप बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? सर आपने कहा था कि स्फेरिकल मिरर्स पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई नहीं होते सर। आई नहीं नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने कभी नहीं कहा अप्लाई नहीं होते। 1 मिनट, एंगल आई और एंगल आर बराबर है तो वो हो रहे हैं भाई। अगर नॉर्मल से लाइट रे पैरेलल जा रही है टकरा के तो नॉर्मल तो हो रहे हैं, ये मैंने कब कहा कि नहीं होते। सर वो तो रफ सर्किट में भी होते हैं। हाँ तो होते, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, हर जगह होते। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। ये मैंने कब कहा कि नहीं होते? आपने बोला कि मैंने बोला कि मिरर नहीं होते। क्वेश्चन क्या है आपका बेटा? हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन क्या है? सर मैं पूछ रहा था कि सर आई और आर इक्वल कैसे हुए? तो वो तो एंगल ऑफ, मैं बता तो रहा हूँ वही, जो नॉर्मल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड। यस सर समझ गया। ओके अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये पूरी लाइन देखो, ये एंगल आई, ये एंगल आई, दोनों आई आई, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे। ये चीज सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके अगर ये आइसोसेलेस है और मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ ये वाला, तो ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी। ये भी सबको क्लियर है? यस सर, मीडियम। यस सर। यस सर। अगर ये बाइसेक्ट करेगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाली लाइन कितनी होनी चाहिए? ये वाली लाइन r/2। हाफ एंगल आर। यस सर, r/2। r/2। क्या सभी को ये वाली चीज भी क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? सर एक बार ये बता सर फिगर मिक्सअप हो गई तो समझ में नहीं आया। यस सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे हुआ है? आ गया बेटा अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो ये एंगल आई है, ये वाला एंगल, मैं कलर चेंज करता हूँ अभी, अब जो भी होगा ब्लैक में। देखो ये अगर एंगल आई है तो ये भी एंगल आर जो है आई ही होगा। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। ये भी क्लियर है? अल्टरनेटिव यस सर, क्लियर। अच्छा ये एंगल आई, ये भी एंगल आई, तो दोनों एंगल अगर आई हैं तो ये वाला जो ट्राइंगल है अंदर वाला ब्लैक वाला, इस ट्राइंगल के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाली साइड भी बराबर, ये वाली साइड भी बराबर। यस सर यस। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ ये वाला नॉर्मल, तो ये नॉर्मल इसको बाइसेक्ट करेगा इक्वली। ये भी चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ये ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। तो अब मैं अगर ये वाला ट्राइंगल लूँ छोटे वाला, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि सभी को ये चीज समझ में आए मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ। थोड़ी थिकनेस रखता हूँ, अरे नहीं ये वाली थिकनेस। एक ये लाइन और ये लाइन, सभी को ट्राइंगल दिख गया ये वाला? यस सर। ओके अब ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर है। हाँ बेटा बोले, ये वाला ट्राइंगल। हाँ बेटा बोले, कुछ कह रहा था कोई? सर यस सर कह रहा था। अच्छा ओके ओके, चलो ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये r/2 है, तो क्या मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ ये वाले पार्ट की? यस सर। ये अभी ध्यान से सुनना, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनेगा। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है जो कि हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ना सिंपलिस्टिक कर देता हूँ, ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट वाली साइड मुझे निकालनी है जो ये वाली साइड है। ठीक है, एक एंगल हमारा आई दे रखा है, ये वाला एंगल से आई दे रखा है, और आई के जो साथ वाली साइड है इसे r/2 लिखा गया है। अब मुझे ये वाली साइड निकालनी है, तो आप लोगों को याद होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये हमारा बेस है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है? cos थीटा। क्या सभी को ये याद है? यस सर। यस सर। तो कहना ही से कि क्योंकि अभी मुझे हाइपोटेन्यूज की हाइट निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू b अपॉन cos थीटा, ये नीचे आ जाएगा। यस सर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ? b। आई ले रहे हैं? हाँ बेटा अभी आई ले लेंगे, अभी तो मैं थीटा ही ले रहा हूँ, तो इसको मैं sec i ले सकता हूँ। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर। cos का उल्टा sec होता है। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उसको मैं बता रहा हूँ कि cos का रेसिप्रोकल sec होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो इसका मतलब क्या है, मैं बेस की जगह अब r/2 ले रहा हूँ, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ r/2। सर वो sec काय कैसे हो गया? sec थीटा नहीं होगा? सर ये तो हाइपोटेन्यूज है ना। एक मिनट रुको, पहले एक मिनट रुकना बेटा। ये थीटा एक्चुअली मैंने आई लिया था, तो मैं अभी तक थीटा ले रहा था, फिर मैंने आई कर दिया इसको, एक बच्चे ने टोका था इसलिए, नहीं तो मैं थीटा ही ले रहा था। ये थीटा लेके बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, b sec i हो जाएगा। ठीक है ओके सर। ओके, ये सबको समझ में आया? r/2 sec i। यस सर। यस सर।
अब इसका मतलब क्या होगा Yes, कि sir, ये yes. जो हमारा जो ये डिस्टेंस होगा यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना रह जाएगा? आर R minus R by R minus R by 2. आर माइनस आर बाई 2 सेकाई। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? ये वो डिस्टेंस है, ये वो पॉइंट है जहां पे कोई भी फोकस आके टकराती है, कोई भी लाइन जो पैरेलल होती है वो आके इस पॉइंट से टकराती है। सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, मैं उसके बाद फिर दोबारा बताता हूँ कि क्या हुआ ये। हाँ बेटा। सर एक बार ये h इज इक्वल टू बी सेक आई के बाद समझा दीजिए, सब डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, h इज इक्वल टू बी सेक आई बेटा, तो ये हाइपोटेन्यूज मेरी ये वाली थी, तो मैंने क्या किया, b की जगह हमारी b कितना था, देखो b हमारा r बाई 2 था, तो मैंने b की जगह क्या किया, r बाई 2 सेक आई लिख दिया। इसमें कोई डाउट है बेटा? नो सर, नो डाउट। अब इसके अंदर मैंने इस वाली वैल्यू को यहाँ ले गया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यस सर। तो अब अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली, तो ये कैसे निकालूंगा? तो टोटल हमारा r है और r बाई 2 सेक आई मैंने माइनस कर दिया, तो ये वाली लेंथ निकल गई हमारी। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? अगर मैं इसको l मान लेता हूँ तो ये डिस्टेंस हमारा l निकल गया। यस सर। इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछे। अभी आपने इससे हमें पता कैसे लगी फोकस है? हाँ वो मैं बताऊंगा ना बेटा, अभी पहले इतना तो कर लो, मैं वही बताऊंगा अभी। अभी तो फोकस की लेंथ लिखे ना। हाँ बेटा, ये फोकस की होती है जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा अच्छा लेवल करा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल करा रहा हूँ, तो ये पहले इतना लिख लो, मैं उसके बाद आगे बताता हूँ। बना लिया क्या सभी ने? नो सर, नो थोड़ा सर। नो सर। बनाए बनाए यस सर। यस सर। नो नो वाले आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बनाए बस थोड़ा। सर डायग्राम बना दिया, लिखने वाला पार्ट कर दिया। हाँ हाँ कोई नहीं जल्दी करो, कोई बात नहीं, बस कर लो, बस भाई इंपॉर्टेंट ये कर लो। सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर हमारी एनसीईआरटी में लिखा है जो फोकस होता है सर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है। और सर जो आपने जो डॉटेड लाइन बनाई थी उसके ऊपर भी आपने सी से लेकर जो 90 डिग्री का एंगल उसमें r/2 लिखा है। हाँ। और सर आपने नीचे r/2i लिखा है। सेकाई, r/2 सेकाई है बेटा। हाँ। तो सर तो सी से लेकर पोल तक और सी से लेकर उस आई वाले एंगल तक तो सर सेम ही लेंथ है। एक मिनट रुको, एक बार जरा दोबारा बोलो जो लेंथ आप बता रहे हो, मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ। सी से लेकर पोल तक, सी से लेकर पोल तक, ठीक है। और सर सी से लेकर इस ऊपर वाले पॉइंट तक जो उसके ऊपर है सेम लेंथ है, मैंने कब मना किया, बिल्कुल सेम लेंथ है। सेम लेंथ है। तो सर जो r/2 ही होना चाहिए फोकस हमारा, तो सर ये बेस और हाइपोटेन्यूज अलग कैसे हो गए? ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज अलग कैसे हो गए, आप ये कह रहे हो? यस सर। एक्चुअली क्या है बेटा, ये थोड़े से अच्छे लेवल की बात है, मैं अभी बता तो रहा हूँ, एक बार आप ये लिख लो, मैं उसके बाद आराम से सब बताऊंगा। ओके सर। ठीक है ना, एक बार ये सब लिख लो, मैं फिर बताऊँ। सर वो एल फोकस को ही डिनोट कर रहा है ना? एक तरीके से हाँ और एक तरीके से ना, मतलब दोनों है, लेकिन मैं इसलिए तो कह रहा हूँ एक बार 2 मिनट एक बार बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसी लेंथ को भी प्रूव कर दूंगा, वो वही है, मतलब फोकस ही है, लेकिन अभी वो एक। हाँ बेटा। एल कौन सा पॉइंट मार्क करना है?
एल ये लेंथ है बेटा पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ये। अगर मैं इसको पी मान लेता हूँ और इसको कुछ भी मान लो 1 2 3 ए बी सी कुछ भी मान लो, ए मान लेता हूँ, तो ए से पी की लेंथ है ये, जिससे आप फोकस कहते हो जनरली। इसको ही मैंने एल माना है। सर आप बिना बताए पढ़ाओ, उससे मजा नहीं आया और आगे स्टोरी। कोई नहीं, अभी सर हो गया। हो गया, ओके। यस सर, डन। कुछ बोला, एक बच्ची ने बोल रही है, कोई क्या बोल रहे बेटा? क्या फोकस निकाल रहे हैं? बेटा अभी मैं कुछ और चीज सिखा रहा हूँ, एक्चुअली निकाल कुछ नहीं रहे, अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि कोई चीज आपको सिखाई जाती है, लर्न कराई जाती है, लेकिन वो एक्चुअली आती कहाँ से, मैं वो बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, ओके। तो सभी अब पहले लिखना शुरू करें। अब ये हमारे पास पता क्या लगा, एक्चुअली ये लेंथ क्या बता रही है हमें, ये लेंथ हमें क्या बताती है बेटा, कि कोई भी लाइट रे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, कोई भी लाइट रे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हमारे इस पॉइंट से पास करेगी, इस लेंथ से पास करेगी, जो कि सेंटर से इतनी दूर होगा, r/r-r-2 sec i। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो ये अपने डायग्राम के नीचे इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख लें। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एवरी रे which is parallel to principal axis, जो भी रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, it will pass through r-r/2 sec i लेंथ। ये सब भी लिख लें। सर पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो सर आप कह रहे हो r-r/2 sec i से वो पास करेगी, तो सर वो फोकस r/2 नहीं होगा, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। रिलेटेड नहीं सर, फोकस अच्छा ठीक है। तो सर फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है सर, वो इस L के बीच में कहीं से भी पास थ्रू कर सकती है। हाँ बेटा बिल्कुल, वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी पास कर सकती है, वो डिपेंड करेगा कि ये कितना दूर है। ध्यान से देखो, अगर तो जितना ज्यादा ये करीब होगी, मतलब सॉरी एक सेकेंड, जितना ज्यादा ये मिरर के करीब होगा उतना ज्यादा एंगल छोटा होता जाएगा, और जितना ज्यादा दूर होगे उतना ज्यादा एंगल बड़ा होता जाएगा। सर बट जो मैक्सिमम होगा वो इस r/2 से पास करेगा। हाँ जो मैक्सिमम होगा, नहीं हर एक लाइन इसी एंगल से पास करेगी, इसी से पास करेगी, हर एक लाइन r-r/2 sec i से पास करेगी। सर ये तो पॉइंट हुआ ना, r/2 sec i बेटा ये फोकस नहीं होता, मैं भी यही बता रहा हूँ। सही है, तो ये हर एक रेखा अलग, एक मेरी बात सुने, ये हर एक रेखा अलग अलग पॉइंट होगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जस्ट एक सेकंड रुके। सर पर ये तो फोकस की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ बेटा है, फोकस की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वो फोकस है नहीं, मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूँ एक लाइन लू मैं, ये वाली, ये लाइन, तो आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पे एंगल आई होगा वो देखो छोटा सा है, ये वाला, क्या सबको ये दिख रहा है एंगल, ये वाला? यस सर। वहीं अगर मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इस लाइट को ऐसे ले लूं, तो अब आप देखेंगे कि अब नॉर्मल जो होगा वो और छोटा, देखो ये वाला एंगल छोटा हो गया, क्या सबको ये दिख रहा है? यस सर। अब अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं इस लाइन को इन स्पाइट ऑफ दिस थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा ऊपर यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अब ये जो एंगल होगा, ध्यान से देखो अब एंगल कितना बड़ा हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो कर्वेचर से पास क्यों कर रही है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो आप पैरेलल है बेटा, एक मैं रे बना रहा हूँ, सुनो मेरी बात, एक तो मैं बना रहा हूँ रे और दूसरा मैं बना रहा हूँ नॉर्मल, क्योंकि मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ ना, सब हर एक में मैंने यही तो कहा कि मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ, एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं ना। सर समझ में आ गया, आप नॉर्मल बना रहे हैं। ओके
सभी को ये वाली चीज क्लियर है कि एंगल देखो कैसे कैसे वेरी कर रहा है? यस सर, यस यस सर। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, देखो जो हर एक रे अपने कर्वेचर के सामने होगा उतना ही छोटा एंगल होगा, और जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर होगा मतलब उतना बड़ा एंगल होगा, उतना बड़ा एंगल होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि हर एक रे जो भी टकराती है वो अपने अलग, उसका एक अलग पॉइंट होता है जहां पे आके वो टकराती है। अब ध्यान से देखोगे, ये रे अपना अलग, इसका अलग पॉइंट आएगा, इस रे का अलग पॉइंट आएगा, नीचे वाली रे का अलग पॉइंट आएगा, हर एक रे का अलग पॉइंट आएगा। क्या सबको ये वाली चीज समझ में आती है? क्योंकि अगर मैं उस पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखूं जो मैंने अभी पीछे आपको कराया है, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हर एक रे जो होती है, एवरी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू अ डिफरेंट पॉइंट बिकॉज आई इज डिफरेंट फॉर एवरी रे। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। हाँ बेटा। सर आपने जो अभी डायग्राम दिखा था सर ऊपर, तो उसमें हमने दिखाया कि सर सारी पैरेलल लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आनी है सर। अरे बेटा, बच्ची ने भी यही सवाल पूछा था, अब ध्यान से सुना करो। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास नहीं हो रही है, नॉर्मल है जो प्रिंसिपल एक्सिस से मैं निकाल रहा हूं। ये एंगल दिखा रहा हूं मैं, नॉर्मल से मैं एंगल दिखाता हूं। एंगल नॉर्मल से ही तो दिखाते हो। हाँ बेटा, हाँ बोले सर। तो अगर मतलब हम ये आई सर जस्ट अबव सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाए, मतलब सर जो स्फेरिकल मिरर है, हाँ, तो सर तब भी वो इसी लेंथ से पास करेगा? तब भी वो, हाँ, किसी भी लाइन से पास करोगे, उसी लाइन से पास करेगा, लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए लाइन। ओके, ठीक है। यस सर, पैरेलल। राइट। क्या मैं अब आगे बढ़ूं? यहाँ तक सब कुछ? थैंक यू सर। वो उतनी लेंथ का होगा मतलब? हाँ, मतलब उस लेंथ से पास करेगा, उतना लेंथ का नहीं होगा। मतलब ये जो लाइन आके टकराएगी इस पॉइंट पे, तो इसकी जो लेंथ होगी वो ये होगी। अभी आया ये सब समझ आ गया, आप आगे बढ़ते हैं। बच्चे बढ़ने नहीं दे रहे बेटा, मैं तो खुद चाहता हूँ बढ़ जाऊं, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा मैं आगे से ज्यादा फालतू कराऊंगा ही नहीं। मतलब मैं समझ गया हूँ, मैं आप थोड़ा लिमिट में कराया करेंगे। ध्यान से सुने आगे। अब समझ आ गया, कोई बात नहीं। आप यहाँ तक सबको समझ में आ गया? होता क्या है कि समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा? फोकस और जो फोकस है और ये जो एल के बीच में डिफरेंस। बेटा अभी मैंने फोकस की बात करी नहीं है, तो आप हमेशा फोकस पे क्यों अटक रहे हो? वो तो आपको आता है ना कि फोकस है, मैं तो बता ही नहीं रहा हूँ फोकस है। ओके सर, सॉरी, मैंने तो नाम लिया ही नहीं फोकस का। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक्चुअल में जो अब हमें कंसीडर करना है, वो कंसीडर कौन सी रेस का, क्योंकि मैंने क्या देखा, अगर आप थोड़ा सा इसी को डायग्राम को थोड़ा और ध्यान से देखो, मैं वापस इसी डायग्राम पे वापस से आता हूं। आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैं यहां से ज्यादा आगे बढ़े जा रहा हूं तो ये एंगल बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा एरिया ले लूं, ये वाला जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास है, ये वाला एरिया, तो इसके अंदर जो एंगल वेरिएशन होगा, क्या वो बहुत कम होगा? यस सर, यस सर। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती है कि एंगल जो होगा वो बहुत, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो बहुत कम वेरिएशन होगा इसमें। अब अप्रोक्सीमेटली हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, बट लेट इट बी, देखते हैं कितना समझ में आता है। आएगा तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर हम रटा के आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हम ऐसी रेज लेते हैं जो पैरेक्सियल होती हैं। अब ये पैरेक्सियल क्या होती हैं? हम जो एक्चुअली रेज लेते हैं, जो हम मानते हैं, वो हम ये नहीं मानते कि जितनी भी रे जो भी आएंगी, जो भी पैरेलल होगी, वो सब इस पर फोकस से पास होंगी। नहीं, हम क्या कहते हैं, जो भी लाइट रे बिल्कुल पास में होती है, जो मैंने अभी दूसरा डायग्राम बताया था जिसमें मैंने कहा ये देखो कितना पास है, ये छोटा सा, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो एंगल आई आता है, ये वाला जो एंगल आई होता है, ये बहुत छोटा होता है। दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर। स्मॉल का मतलब मैं अगर क्या बता रहा हूं कि अगर ये सेक आई है, तो ये सेक आई एक्चुअली वेरी करेगा सेक 0 डिग्री से सेक 4 डिग्री तक, सेक 0 डिग्री से सेक 4 डिग्री तक। क्या सभी को इतनी चीज समझ में आई है या नहीं? सर मतलब यस सर। वो 0 डिग्री से सर ये हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं ना। अरे सब भाग गए के क्लास छोड़ के, आवाज नहीं आ रही किसी की। यस सर, यस। यस सर। मुझे तो लगा सब भाग गए। हाँ बोलो बेटा। फिर से 4 डिग्री क्या होगा?
सेक 4 डिग्री में अभी बता देता हूँ, मुझे लगा ही था। बोले बोले सर अभी लास्ट का पार्ट समझ नहीं आया सर। बेटा आवाज चली गई आपकी। हमने ये म्यूट तो नहीं कर दिया? कुछ नहीं हुआ। एक मिनट बेटा, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो 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 अब आई अब आ गई। ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। ये 4 डिग्री हमने अज्यूम किया या इतना ही होता है? क्या नहीं, इतना नहीं, वो एक्चुअली वेरी करेगा, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ एंगल तक, जब छोटे एंगल होते हैं तो उनमें जो वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी मतलब छोटी हो जाती हैं। मतलब जो छोटे एंगल्स होते हैं उनमें जो वैल्यूज होती हैं वो लगभग सेम रहती है। मेरा ये कहने का मतलब था। सर हाँ बेटा बोले। सर आपने लास्ट में क्या कैसे वो समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया ना, मैं कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पहले रुक जाओ। 1 सेकंड रुकना। अभी मैं प्रेजेंटिंग कुछ और प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 1 मिनट स्क्रीन जाएगी आपकी, तो परेशान मत होना। ओके सर। ओके, सभी को दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन प्रेजेंट कर दी आप लोगों के आगे। जस्ट अ सेकंड, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, ये वाला। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक। अब देखो मैंने सेक के अंदर क्या किया। सेक, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, 1 सेकंड रुको, इसे 0 कर लेते हैं। अगर मैं 4 डिग्री कहता हूँ इसको, और इसके आगे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया सेक, ये वाला सेक, तो देखो वैल्यू, ये तो रेडियन ले लिया इसने रेडियन ले लिया। 1 सेकंड। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक, सभी देखें सेक 4 की वैल्यू सबको दिखाई दे रही है? कितनी आई है? यस सर। 1.002। सिमिलरली अब ध्यान से देखना, मैं अलग अलग वैल्यू एक बार निकाल के दिखा रहा हूं। अगर मैं 0 लेता हूं और ट्रिग्नोमेट्रिक में सेक देखता हूं तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर मैं 1 लेता हूं और फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सेक वैल्यू देखता हूं तो होती है 1.0001। सिमिलरली मैंने 2 लिया और फिर सेक की वैल्यू निकाली, 1 पॉइंट, देखो 3 बार 0 और फिर 6। सिमिलरली जब मैंने 3 लिया और फिर सेक निकाला, सभी को वेरिएशन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ये जब 4 लिया तो ये आया, 5 लिया तो देखो ये आया, 6 लिया तो देखो ये आया। थोड़ा 7 तक भी और खेल लेते हैं हम। 7 में भी ठीक आ रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा। 9 में भी देख लेते हैं। 9 में जाके 1.01 हुआ है। क्या सभी को चेंज दिख रहा है? सर 8 क्यों नहीं लिया? अरे बेटा थोड़ा बड़ा ले लिया ना, ताकि डिफरेंस दिखे साफ साफ। ओके, अब ऐसे ही अगर मैं देखो मैंने 12 डिग्री तक ले लिया है, अगर मैं इसको 20 डिग्री भी ले लूं तो क्या रहता है, ध्यान से देखते हैं। अभी भी देखो 20 डिग्री पे भी 1.06 तक ही पहुंचे ये चीज। यस सर। क्या ये चीज सबको दिख रहा है? तो 1 से 1.06 वेरिएशन हुआ है। कब? जब एंगल 0 से 20 डिग्री हो गया है। तो इससे मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब तक ये एंगल स्मॉल रहता है, छोटा रहता है, तब तक जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही रहती है। क्या ये चीज सबको समझ में आई या नहीं? यस सर, क्लियर है सर। मतलब कि 0 से 4 डिग्री तक है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेते हैं मतलब। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब इसी वैल्यू के अंदर, अगर इस वैल्यू के अंदर, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था? r माइनस r/2 sec i। लेकिन ये i लगभग 1 होता है बिटवीन 0 टू अप्रोक्सीमेटली, अभी हमने देखा लगभग 10 डिग्री तक भी 1 ही रहता है ये। क्या ये चीज सबको क्लियर है? yes, तो हैंस कह सकता हूं कि r माइनस r/2 लिख सकता हूं क्या मैं इसको डायरेक्टली? यस सर। तो अप्रोक्सीमेटली ध्यान से देखो ये r/2 आ जाएगी। तो इस एक्चुअली होता क्या है कि ज्यादातर रेज जब 0 से 10 डिग्री के बीच में जितनी भी रेज होती हैं वो लगभग r/2 के ऊपर ही गिरती हैं। इसीलिए मैंने r/2 को फोकस ही बोल दिया, क्योंकि सब r/2 के आसपास गिरेंगी। एक भाई थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, लेकिन लगभग वो पॉइंट हमारा r/2 ही होता है। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है?
यस सर। इसीलिए आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि जो भी पैरेलल रे होगी वो फोकस से पास करेगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सिर्फ वो रेज जो पैरेक्सियल होती हैं, पैरेक्सियल रेज कौन सी, जो कि पैरेलल होती हैं, प्लस उनका जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, वो बहुत छोटा होता है। और छोटा भी मैंने आपको बता दिया 0 से 10 डिग्री के बीच बीच में। वैसे तो 4 डिग्री लेते हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम थोड़ा सा बड़ा भी ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से 10 डिग्री के बीच में। क्या ये सबको क्लियर है? सर ये वैल्यू होगी 0 से। क्या क्या लिखा है? जो एंगल्स बड़े होते हैं 10 डिग्री से, एक मिनट एक एक करके बोले बेटा, एक मिनट एक एक करके बोले। एक बार वो बच्ची बोल रही थी कि जो एंगल 10 डिग्री से बड़े होते हैं, क्या वो कह रही थी? सर उस केस में क्या होता है? मैं वो बेटा वो चीजें आपके लिए नहीं आएंगी, आपके लिए कोई 11 12th में भी नहीं आएंगी, आपके लिए हमेशा पैरेक्सियल ही आएगा। आप 12th के अंदर टिल IIT भी जब करेंगे तो 99% केसेस में पैरेक्सियल रेज नहीं आएंगी, पैरेक्सियल रेज ही आएंगी, सॉरी। एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा होगा वो आप 12th में जाके करेंगे, उसमें अभी परेशान ना हो। सर वो अपने R/2 के बाद क्या बताया था? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। ओके जस्ट अ सेकंड। मैंने क्या बोला था कि ये जो सेक आई है, ये आई की वैल्यू 0 से 10 डिग्री के बीच में लगभग 1 ही रहती है। तो अगर ये 1 रहती है तो अप्रोक्सीमेटली R - R/2 ही रहेगी, तो फोकस हमारा R/2 आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, जितनी भी लाइट रेज पैरेक्सियल होती हैं, पैरेक्सियल रेज कौन सी, जिनका एंगल बहुत छोटा होता है, जो भी मैंने देखा 0 से 10 डिग्री के बीच में, 0 से 10 डिग्री के बीच में, उन रेज को हम पैरेक्सियल कहेंगे। और वो सारी रेज आके अप्रोक्सीमेटली फोकस पे आके ही गिरती हैं। क्या अभी चीज क्लियर है ये वाली? समझ में आ गया। यस सर। 25 का सेक 1.1 आ रहा है। हाँ बेटा थोड़ा बढ़ गया ना, 1.1 आ रहा है तो थोड़ा बढ़ गया ना, मतलब मेरा यही कहना है। अगर रेडियस 1 मीटर का होगा तो वो काफी बड़ा हो जाएगा ना, वही 0.1। मतलब सर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब 25 मतलब 10 डिग्री तक ही रहना चाहिए हमारे। हाँ मतलब पैरेक्सियल के लिए 10 डिग्री तक वैलिड रहता है। ओके सर। ये पैरेक्सियल रे के आगे क्या लिखा हुआ है? बेटा पैरेक्सियल के लिए थीटा लिख दिया। ये जो एंगल जिससे टकराई थी ना, ये वाला एंगल, इसको मैंने मतलब एंगल आई मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको एंगल आई ले लो, थीटा मत लो। तो ये जो एंगल आई होगा ये स्मॉल होना चाहिए फ्रॉम 0 to 10 डिग्री, ये लिखा हुआ है। क्या लिख दिया? ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। क्लियर है सर तो बहुत ही कम है, तो सारी रेज जो 0 से 10 डिग्री के बीच में जो भी होंगी वो सब पैरेक्सियल होंगी बेटा, उसके अलावा अलग होती हैं। लेकिन आपके 99 आपके लेवल पे तो सारे क्वेश्चंस पैरेक्सियल के आते हैं। 12th क्लास में जाके 97% क्वेश्चंस होते हैं, जो होते हैं 3% या 1-2% होते हैं जो इधर उधर हो जाएंगे, नहीं तो सारे ज्यादातर पैरेक्सियल ही होते हैं। सर डेली लाइफ में भी बहुत ये सब वैलिड होता है। पैरेक्सियल रेज, हाँ बेटा, क्योंकि ज्यादातर रेस पैरेक्सियल से ही पास करेंगी। एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट तो पैरेक्सियल रे होगा ना, जिससे सबसे ज्यादा लाइट रे पास करेंगी, इसलिए इमेज लगभग वही बनती है। ओके सर। क्वेश्चन में पूछा था कौन के मिरर में कैसे मिल जाती है फिर इमेज? क्या 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 क्या? हाँ 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 पूछा था ना मैंने कि हाँ 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 तो आ गया इस तरह से। ठीक है, क्लियर है अभी? हेलो यस सर। ओके अच्छा, अब ध्यान से देखें, इसके लिए क्या क्या बोला जाता है। या तो हमें पैरेक्सियल रेज बोल दी जाती हैं, या कभी कभी बोला जाता है नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें से कुछ भी बोला जा सकता है। पैरेक्सियल रेज भी बोल सकते हैं, रेज नियर प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो भी हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली पैरेक्सियल रेज की ही बात कर रहे हैं। या फिर हमसे एक चीज और, मतलब 2 चीजें और हैं जो बोली जाती हैं। या फिर बोला जाता है थीटा इज स्मॉल, जैसे मैंने अभी ऊपर बोला थीटा स्मॉल है, या ये दिस एंगल या आई जो है, दिस आई एंगल इज स्मॉल। यस सर। ठीक है। या फिर कभी कभार एक चीज और बोल जाती है अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। अब ध्यान से देखना, अपर्चर स्मॉल का मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, ये छोटा सा, जैसे पीछे वाले पेज में, क्या मैं कह सकता हूं कि यही अपर्चर अगर होता है, ये वाला पार्ट इतना सा, तो ऑटोमेटिकली 4 से 6 डिग्री के बीच में ही लाई करता? यस सर। यस सर। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है ना? नहीं, अपर्चर
अपर्चर क्या होता है सर, एक बार बता दो। बेटा अभी पीछे ही मैंने बताया था, 5 मिनट लिए थे मैंने अपर्चर के लिए। वीडियो दोबारा देखना, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछना। अपर रेडियस ऑफ अपर्चर मैंने बोला था क्या सर भी? हाँ बेटा सर तो मतलब एल की वैल्यू हमारे पास r/2 हाँ आ जी, गई यहाँ और से। यही फोकस होता है सर तो जो फोकस होगा सर वो सिर्फ AP लाइन जो L लेंथ है उसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। नहीं बेटा, AP ही एग्जैक्टली L F r/2 होगी। ये जो L है ये r/2 हो गई है, तो r/2 पे ही होगा वो। सर तो फोकस पॉइंट कहाँ होगा? फोकस ही तो r/2 पे होगा बेटा। सर मतलब इस लेंथ के बीच में होगा ना? हाँ, इस वाली ये- I से C से P के बीच में होगा, या अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो पॉइंट है यही होगा, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो। ओके सर, ये वाला पॉइंट ही होगा, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है ये वाली चीजें सभी? यस सर। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, अगर कुछ ना बोला जाए ये भी लिख लेना। इफ नथिंग इज बीइंग टोल्ड तो भी हम यही मानेंगे कि पैरेक्सियल रेज ही होंगी। कुछ ना बोला जाए तो भी हम यही मानते हैं कि पैरेक्सियल रेज ही होती हैं, ठीक है। या तो पैरेक्सियल बोला जाए या थीटा स्मॉल बोला जाए, सॉरी या तो पैरेक्सियल बोला जाए या थीटा स्मॉल बोला जाए या रेज नियर प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाए या अपर्चर स्मॉल बोला जाए, सबका मतलब यही होता है। और कुछ ना भी बोला जाए तो भी मतलब वही है कि हम छोटी रेस की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पैरेक्सियल रेस ही हमारे उसमें है। और इसीलिए आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया जाता है कि अगर लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करती है। लेकिन अब आप थोड़े समझदार हो गए हो तो आप बोलना नहीं, जो लाइट रेस पैरेक्सियल्स होती हैं, जो पैरेलल भी होंगी और उनका एंगल स्मॉल होगा, वो ही फोकस से पास करेंगी। नहीं तो हर एक लाइन रे का, हर एक लाइट रे का एक अलग पॉइंट होता है जिससे वो पास करती हैं, जो डिपेंड करता है एंगल आई पे। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? ये तो मैंने 10th में हम जो पढ़ेंगे सारी पैरेक्सियल रेस होती है। हाँ बेटा, आप सारी पैरेक्सियल होंगी, और जो इवन आप 12th में पढ़ोगे वो भी 98% पैरेक्सियल रेज ही होंगी। सर जब मैम ने बताया था ना मेरे को ये फोकस वाला, मेरे को तब भी बहुत ज्यादा डाउट था इस पे कि ऐसा होता होगा नहीं होता होगा। ओके, कुछ कह रहा है कोई मतलब बेटा? फोकस से पास करने के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो पैरेक्सियल और एक पैरेलल। बिल्कुल बिल्कुल, पैरेक्सियल एक्चुअली मतलब वही हो जाता है बेटा। पैरेक्सियल का मतलब पैरेलल और थीटा दोनों। क्या बोले बेटा? सर डेली लाइफ में भी बहुत सारी रेज इसी पॉइंट से पास करती है ना? करती ही होंगी, हाँ बेटा वो तो करती है ना। पैरेक्सियल रेज तो होती ही है, ऐसा थोड़ी वो होंगी नहीं, क्योंकि लाइट आके टकराएंगी तो अलग अलग एंगल पे टकराती हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई अगर एक पॉइंट पे ना इनफाइनाइट लाइट रेज टकराएंगी, जरूरी थोड़ी है एक ही लाइट रे आएगी पूरी। मतलब जब हम हमारे अंदर से इनफाइनाइट लाइट रेज टकरा के निकल रही हैं तो उस पॉइंट पे भी हर एक जगह से लाइट रे आ रही होंगी जो टकरा रही होंगी। सर पैरेक्सियल रेज ही इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है ना? हाँ बेटा, मैक्सिमम इमेज फॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें ही हेल्प करती हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो हमें दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं वो करती है, ठीक है। सर वैसे इसे प्रूफ किसने करा था? क्या करना है बेटा, मुझे नाम साइंटिस्ट का याद नहीं है बेटा, ठीक है। क्लास ओवर। अभी पहले सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। हाँ बेटा बोले। यस सर। सर नॉन पैरेक्सियल रेज होंगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाया करेंगी फिर। हाँ बेटा, वो फोकस पे, उसे फोकस मत बोलो, उसे फिर ऐसा बोलो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं होंगी, फोकस के बीच में नहीं। क्योंकि जैसे ही अगर हम ये वाला एंगल बढ़ाते हैं तो ये एंगल बढ़ जाता है, तो फोकस से भी इधर हो जाती है। तो एक्चुअली वो लाइट रे नॉर्मल फोकस और पोल के बीच में कहीं लाया करेगी। यानी सर हम सीधा बोल सकते हैं CP/2 कह सकते हैं। क्या बेटा? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे लाई करेगी, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना? वो तो हाँ लाई करेगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो कोई बात नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइन नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पे बोलोगे तो समझ में आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सारी है नॉर्मल से जो भी। हाँ बेटा, आज की क्लास में लगता है ओवर हो जानी चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। अगली क्लास में हम आसान चीजें करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके सर। ओके सर, चलो आज के लिए क्लास ओवर है सर। आज पता ही नहीं चला कब में क्लास ओवर हो गई। हाँ, दिमाग लगाना आज तुम लोगों का। सर आज मजा आ गया। चलो यस सर, थैंक यू सर।